चलो तो शुरू करते हैं कहानी को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये सारे मतलब आपको पता ही है, सारे में पास्ट एग्जाम मॉक टेस्ट पेपर सब आईसीआई की जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखा रहा हूं। इससे आपको आइडिया भी लगता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके अलग अलग चैप्टर से एग्जाम में। आप कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, सिंपल रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ये नवंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, आप देख लेना। तो रीड करो क्या कह रहा है ये। वो कह रहा है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो पहले मैं इतना आपको याद दिला देता हूं, होपफुली आपको याद होगा। जब रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो देयर आर 3 स्टेजेस जहां पे हमारी रेक्टिफिकेशन होती है। पहली होती है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरी होती है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और लास्ट होती है आपकी आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। बेसिकली जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में रेक्टिफिकेशन करते हैं वो हमारी थर्ड स्टेज होती है, ठीक है ना। तो जब वो कह रहा है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो दैट मीन्स ये आपको फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है आपसे। ये आपसे फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है कि फर्स्ट स्टेज पे रेक्टिफिकेशन करना है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ठीक है। तो अब जब फर्स्ट स्टेज पे हम बात करते हैं, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको ताकि याद आ जाए बातें, फर्स्ट स्टेज पे जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, आपको पता ही है। एक होती है वन साइडेड एरर्स, दूसरी होती है आपकी 2 साइडेड एरर्स। 2 साइडेड एरर्स में तो हम लोग कंप्लीट जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, प्रॉपर जर्नल एंट्री यहां पे बन जाती है। लेकिन जब वन साइडेड एरर्स की बात करते हैं तो यहां पे हमें रेक्टिफिकेशन की स्टेटमेंट डालनी होती है। बिफोर ट्रायल बैलेंस में हमें रेक्टिफिकेशन की स्टेटमेंट डालनी होती है, यानी कि सीधी सीधी बात में मैं बोलूं तो यहां पे सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं होता। क्या आपको ये सारी बातें याद है भाई? मैं आपको बस याद दिला रहा हूं, ठीक है ना। सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं होता। तो अब यहां पे बस आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 साइडेड एरर है तो सिंपल कंप्लीट जर्नल एंट्री बन जाएगी, बट अगर कोई वन साइडेड एरर होगी तो आप एंट्री सस्पेंस अकाउंट यूज करके नहीं बनाओगे यहां पे। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो एनीवे अब पढ़ते आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ हरे राम एंड सन्स, गिव नेसेसरी एंट्रीज। तो वैसे तो देखो वो एंट्रीज पूछ रहा है टू करेक्ट देम, बट बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो 2 साइडेड एरर्स में हम कंप्लीट एंट्री लिख देंगे, बट वन साइडेड एरर्स में हमें रेक्टिफिकेशन की स्टेटमेंट लिखनी होगी, सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करेंगे। चलो तो एक एक करके एरर पढ़ो और एंट्रीज बनाते चलो। एग्जाम में ध्यान रखना भाई, एग्जाम में प्रॉपर आपका फॉर्मेट जर्नल का, प्रॉपर नरेशन सब कुछ लिखनी है भाई। इन चीजों के भी मार्क्स होते हैं आपके, तो सब कुछ करना है आपको। तो रीड करते हैं, कह रहे हैं माइनर रिपेयर्स मेड टू द बिल्डिंग अमाउंटिंग टू ₹1850 वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। हाँ तो मतलब एक रिपेयर का एक्सपेंस था। हाँ तो क्या एंट्री होगी फटाफट? पहली सही, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो प्रिंसिपल एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हम बोलते हैं। हमने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया। अमाउंट कितना है? 1850, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज अ 2 साइडेड एरर। तो देख लो विदाउट एनी सस्पेंस अकाउंट हमारी प्रॉपर कंप्लीट एंट्री यहां पे बन गई, ठीक है ना। चलो सेकंड पढ़ो और इसकी बताओ मुझे रेक्टिफिकेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है अमाउंट ऑफ ₹3000 ड्यू फ्रॉम श्यामलाल विच हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर रिकवर्ड। मतलब वो बैड डेट्स रिकवर्ड की बात कर रहा है, रिकवर्ड इन द करेंट ईयर एंड हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ श्यामलाल। तो वैसे अगर आपको बैड डेट्स रिकवर की अगर मैं एंट्री पूछूं तो आप क्या एंट्री बताओगे? क्या एंट्री होती है? कैश या, हाँ कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, सही। तो बेसिकली हमें करना क्या था? कैश बैंक में तो ठीक है, हमें बैड डेट्स रिकवर्ड में पोस्ट करना था, बट हमने गलती से क्या करा? हमने श्यामलाल के अकाउंट में पोस्ट कर दिया इसकी जगह, राइट। तो है तो एरर ऑफ पोस्टिंग, बट ये 2 साइडेड एरर है, बिकॉज सिर्फ रॉन्ग अकाउंट है लेकिन साइड सही है, क्रेडिट साइड पे हुआ है और अमाउंट भी सही है, अनलेस कुछ और ना बोले, ये हम लोग मान के चलते हैं। तो अब इसको ठीक कैसे करोगे फटाफट बताओ, कैसे सही करोगे? टू, वेरी गुड, बिल्कुल सही। श्यामलाल अकाउंट डेबिट
टू बैड डेट्स रिकवर्ड। सिंपल, बिल्कुल सही, क्योंकि श्यामलाल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर रखा है तो उसको ठीक करने के लिए वापस डेबिट कर देंगे, और हमें बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करना चाहिए था तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, तो 3000 रुपीज। तो ये भी टू साइडेड एरर बन गई। तो देखो इसमें भी आपकी प्रॉपर कंप्लीट एंट्री बन के आ गई, ठीक है ना, वेरी सिंपल। अच्छा, एग्जाम में ध्यान रखना, नरेशंस लिखते चलना। मैं एक सैंपल के लिए जैसे कोई भी एक नरेशन लिख देता हूं। रिपेयर, जैसे मैं पहली एरर में बोलूं अगर रिपेयर एक्सपेंस डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। आपको नरेशंस मतलब पता है, तो प्लीज कोशिश करना एग्जाम में ऐसे प्रॉपर नरेशन लिखो। 11वीं की आदत मत लगाना यहाँ पे कि भाई बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, वो अच्छा नहीं लगता। बिकॉज अब आप थोड़े से प्रोफेशनल लेवल पे पेपर दे रहे हो, स्कूल के पेपर नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा कोशिश करनी की हमारी प्रेजेंटेशन थोड़ी प्रोफेशनल दिखे, ठीक है ना। हाँ, अगर लगता है आपको पेपर में टाइम नहीं है तो लिख लो बीइंग एरर रेक्टिफाइड, हो सकता है आपके नंबर ना कटे, लेकिन कोशिश करना ऐसे प्रॉपर नरेशन लिखो, शॉर्ट में ही सही बट लिखो प्रॉपर, ठीक है। तो नरेशन लिख लोगे ना, नरेशंस प्रॉपर लिखते रहना। चलो थर्ड पढ़ते, थर्ड क्या कह रहा है। फर्नीचर परचेस्ड फॉर ऑफिस यूज अमाउंटिंग टू ₹20,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। तो दिस इज अगेन एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। वेरी गुड, परफेक्ट, तो बिल्कुल सही बोला। तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है, बिकॉज अब यहां उल्टा हो गया। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया, हमने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो बिल्कुल सही बोला आपने, परफेक्ट आंसर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो आप देख सकते हो, मतलब आसान आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 10-10 नंबर में आ रहे हैं। पूरा ही क्वेश्चन आसान है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, और रीसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 10 मार्क्स, 20,000। चलो ये भी डन हो गया, थर्ड एंट्री डन। फोर्थ पढ़ते हैं। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम सिंह अमाउंटिंग टू रुपीज हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड सो फार। तो ये तो सिंपल कौन सी एरर है, क्या आपको समझ आया। ओमिशन, कौन सी ओमिशन, राइट, कंप्लीट ओमिशन है। तो सबसे आसान एरर होती है भाई कंप्लीट ओमिशन। सिंपल आपको क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्री लिखनी है, वही आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाती है, आपको पता है। तो सीधा सीधा एक क्रेडिट परचेज है, राम सिंह से परचेज का रखा है, आपको सिर्फ उसकी एंट्री लिखनी है। हाँ, तो क्या एंट्री होगी बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम सिंह अकाउंट, या खाली राम सिंह भी लिख सकते हो। कितना अमाउंट है, 8,000। चलो डन हो गया। सारी अभी तक टू साइडेड एरर चल रही है, इसलिए हम कंप्लीट एंट्री लिख रहे हैं, देखते रहना आप। फिफ्थ, कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन ₹15,000 डेबिटेड टू ऑडिट फीस अकाउंट। तो समझ आया क्या आपको, क्या गलती हुई। वेरी गुड, परफेक्ट, बिल्कुल सही समझ गए आप। मतलब हमने एक पर्सनल एक्सपेंस को ऑडिट फीस यानी बिजनेस के एक्सपेंस में डाल दिया। तो वैसे ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर ही आता है कि अगर आप पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंस की तरह मान लेते हो, तो दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो बिल्कुल सही बोला, माधव ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, और बिल्कुल सही। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फीस अकाउंट। 15,000। नरेशन में कुछ नहीं, जो इंग्लिश क्वेश्चन में मतलब लिखी हुई है उसी इंग्लिश को कॉपी कर दो और आगे बस चिपका दो, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। इस तरह से आप नरेशन आराम से लिख सकते हो। हाँ ठीक है। चलो सिक्स्थ, रिसिप्ट ऑफ ₹4500 फ्रॉम मीत कुमार क्रेडिटेड टू पिंकी रानी। बताओ, रिसिप्ट ऑफ ₹4500 प्रीति पिंकी रानी अकाउंट डेबिट टू मीत कुमार। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला।
परफेक्ट। तो हमें क्रेडिट किसको करना था? हमें मीत कुमार को क्रेडिट करना था, हमने गलती से पिंकी रानी को कर। हाँ हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे क्या? पिंकी रानी। ओके ओके, नहीं मतलब मुझे लगा अमन कुछ कह रहा है। पिंकी रानी टू मीत कुमार। कितना अमाउंट है? 4500। चलो सेवेंथ, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹6200 हैड बीन रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर, यानी कि बेसिकली सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है। एंड वर टेकन इनटू इन्वेंट्री, बट मुद्दे की बात क्या है? हाँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, मतलब ये और ये भी आपकी कंप्लीट ओमिशन है कि सेल्स रिटर्न हुई बट हमने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, तो दिस इज ऑल्सो कंप्लीट ओमिशन। तो बिल्कुल सही। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट भी लिख सकते हो, आप रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी लिख सकते हो, टू आप कस्टमर अकाउंट भी लिख सकते हो, और टू डेटर भी लिख सकते हो। नाम लिखा होता तो नाम लिख देते भाई, नाम नहीं लिखा तो कस्टमर अकाउंट या जो भी है डेटर अकाउंट। तो ये तो बिल्कुल बेसिक एंट्री है। कितना अमाउंट है? 6200। चलो वेरी गुड, तो सारी एंट्रीज बिल्कुल सही आ रही हैं आपकी। 10 एंट्रीज है, मान लो एक एक नंबर आपको मिलते जा रहे हैं सही एंट्री के। प्रॉपर फॉर्मेट और नरेशन बस जरूर कर लेना। चलो, 1500 रुपए पेड फॉर वेजेस फॉर वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर हैड बीन चार्ज्ड टू वेजेस अकाउंट। तो ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए वेजेस पे खर्चा करा, तो दैट मीन्स ये बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर था। ये आपकी फर्नीचर की कॉस्ट में जाना चाहिए था, बट हमने क्या करा? हमने नॉर्मल वेजेस यानी एक्सपेंस में डाल दिया। तो ये भी कौन सी एरर हो गई? एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई। एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैसे ठीक करोगे आप? नहीं, उल्टा, क्योंकि वेजेस में तो हमने डेबिट कर दिया ना। वेजेस में तो हमने डेबिट कर दिया गलती से, हमें फर्नीचर में डेबिट करना चाहिए था। हाँ, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। हाँ, आपको याद होगा यहां पे आप एक काम और कर सकते हो, वो आपको अगर पता नहीं याद है कि नहीं, जो स्टेप्स आपको बताए थे, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो आप वो भी लगा सकते हो। लेकिन मुझे लगता है अब आप लोग इतने सक्षम हो गए हो कि आपको इतना लंबा तरीका करने की जरूरत नहीं है, होपफुली। चलो 11th, कोई अगर एंट्री नहीं समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है ना? मैं बढ़ रहा हूं फटाफट आगे क्योंकि हमें स्पीड में करना है। चलो, सैलरी पेड टू अ क्लर्क ₹12,000 हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मतलब बेसिकली जिस क्लर्क को हमने सैलरी दी, हमें क्या करना चाहिए था? हमें सैलरी का खर्चा है तो सैलरी में डेबिट करना चाहिए था। हमने गलती से जिस क्लर्क को यानी जिस इंप्लॉय को सैलरी दी उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। हाँ, तो कैसे सही करोगे बताओ? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क अकाउंट। सही, करेक्ट। सैलरी, नहीं नहीं नहीं, डबल अमाउंट थोड़ी होगा। टू क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट, डेबिट किया है, लिखा है ना, डेबिट किया है, डेबिटेड। हमने सैलरी डेबिट करनी चाहिए थी, गलती से क्लर्क को डेबिट कर रखा है, तो क्लर्क को क्रेडिट कर देंगे, सैलरी को डेबिट कर देंगे। 12,000। ठीक है मन भाई, क्रेडिट नहीं किया, उसको डेबिट किया हुआ है। चलो 10th, फिर क्या रहा है? A purchase of goods from Raghav amounting to ₹20,000 has been wrongly entered through sales book. तो ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है, सिंपल। हमने परचेज रिकॉर्ड करने की जगह उसको सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। यहां पे आप थोड़ा सा फंसोगे, हो सकता है। हाँ, वैसे अमन ने बिल्कुल सही एंट्री बोली, करेक्ट। बट चलो इसको मैं थोड़ा स्टेप्स के साथ बता देता हूं। जहां पे भी आप फंसने लगो वहां स्टेप्स लगा लेना, बट हाँ, टू साइडेड एरर्स में बस। तो रॉन्ग एंट्री पहले लिखते हैं, तो गलत एंट्री क्या है? हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड करा है, मतलब हमने सेल्स की एंट्री करी है। हाँ, तो मतलब हमने कहीं ना कहीं अगर एंट्री की बात करूं, राघव डेबिट टू सेल्स कर दी।
20,000। ये हो गई स्टेप नंबर 1। एग्जाम में वर्किंग में होगी, ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आप ये काम करोगे तो वर्किंग में करना। फिर हम इसकी रिवर्स एंट्री करते हैं, ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा हो गया सेल्स अकाउंट डेबिट टू राघव। हालांकि अमन ने बिल्कुल सही बता दी एंट्री, बट फिर भी मैं करके बता रहा हूं, अगर बाय चांस किसी को नहीं समझ आया हो तो। फिर हम लिखते हैं अगले स्टेप में करेक्ट एंट्री। याद आ रहा है ना? तो परचेज था, तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राघव, सही, 20,000। बस अब फाइनल आंसर आपका यहां बन जाता है। इसमें आपको इन दोनों एंट्रीज को क्लब करना है, बेसिकली मिलाना है। तो क्या हो रहा है भाई, अगर दोनों एंट्री को मैं नेट करूं या मिला दूं तो सेल्स भी डेबिट हो रहा है, हाँ राइट, 20,000 से, करेक्ट। परचेज भी डेबिट हो रहा है 20,000 से, और राघव क्रेडिट हो रहा है 2 बार 20-20 हजार से। तो टोटल कितने से क्रेडिट हो रहा है? 40,000 से। लो, बन गई एंट्री। ये आपकी फाइनल एंट्री हो गई। तो ठीक है ना, सिंपल। चलो बढ़े, फिर आगे बढ़े। तो आसान था ना क्वेश्चन, आई बिलीव आपको आसान लगा होगा। सारी सिंपल 2 साइडेड एरर्स ही निकली अल्टीमेटली, कोई सस्पेंस अकाउंट वगैरह का कोई लफड़ा ही नहीं था इसमें। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं सीए के पेपर है तो सब मुश्किल ही क्वेश्चन आते हैं, बल्कि इस पेपर में, इस वाले वर्कशीट में मैंने ज्यादातर मतलब आसान क्वेश्चन ही उठाए हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये थोड़ा पुराना है, हो सकता है ये नए स्टडी मटेरियल में ऐड हो गया हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक एडेड है नए स्टडी मटेरियल में, मे बी ये वाला सेम नहीं है, बट ये 2019 नवंबर के एग्जाम में 10 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। फिर भी मैंने देखा ये वाला क्वेश्चन मैंने पुराने बैचेस में टेस्ट में डाला है। फॉर सम रीजन मोर देन 50% बच्चे इसमें गलती करते हैं, सही नहीं कर पाते, कहीं कहीं इसीलिए मिस्टेक्स कर देते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। और ये एनपीओ का है बाय द वे क्वेश्चन। मुझे नहीं पता आपने कितने अच्छे से पढ़ा, ये चैप्टर नहीं पढ़ा, बट चलो इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हो गया, एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया एग्जाम का। तो रीड करो, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको पता है मेन क्या अकाउंट बनते हैं एनपीओ में? एक रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनता है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और एक बैलेंस शीट बनती है, राइट। तो क्वेश्चन वाले ने अगर आप देखोगे, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी दे रखा है और क्वेश्चन ने आपको बैलेंस शीट भी दे रखी है क्लब की, मतलब एनपीओ की। आपको खाली क्या करना है? आपको बनाना है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारे इस चैप्टर में। तो आपको ये दोनों अकाउंट्स बना के दिखाने फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है ना? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वैसे जस्ट लाइक पीएनएल अकाउंट होता है, जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में जस्ट लाइक पीएनएल अकाउंट बनाते हैं वैसा ही होता है। तो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस हैं, देखो, अपकीप ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग, सैलरीज, डेप्रिसिएशन और रेंट। क्रेडिट साइड पे सारी बेसिकली इनकम है एनपीओ की। सबसे बड़ी इनकम एनपीओ की होती है सब्सक्रिप्शन। बाकी इधर उधर की इनकम है सेल ऑफ न्यूज़पेपर, लेक्चर फीस, एंट्रेंस फीस, मिसलेनियस इनकम। और एनपीओ में प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते हम, सरप्लस और डेफिसिट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे लॉस है, बट लॉस की जगह हम वर्ड यूज करते हैं डेफिसिट। ठीक है ना? होता काइंड ऑफ लॉस ही है, मतलब वही है। बाकी बैलेंस शीट देख लेना, वैसे नॉर्मल लाइबिलिटीज और एसेट साइड, बस यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं। कैपिटल की जगह हम वर्ड यहाँ फंड यूज करते हैं। फंड हो गए, 2 तरह के फंड आपके दे रखे हैं। अच्छा, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस दे रखा है 110 रुपए का। बाय द वे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है इधर एसेट साइड पे 770 रुपए का। फंड में क्या क्या है देखो, जो डेफिसिट है यहाँ पे 2387 का, वो डेफिसिट यहाँ माइनस हो रखा है। जैसे लॉस भी हम कैपिटल में माइनस करते हैं, और बाकी कुछ एंट्रेंस फीस भी ऐड कर रखी है। ठीक है ना? तो इसका पॉइंट नीचे आएगा। एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड इन द अबव अकाउंट्स। क्या क्या एडजस्टमेंट्स कर रखी हमने? वो कह रहा है अपकीप ऑफ ग्राउंड ₹660 एंड प्रिंटिंग 264 रिलेटिंग टू 17-18 वर पेड इन 18-19। तो ध्यान रखना, हमारा जो ईयर वैसे चल रहा है करंट ईयर, वो 18-19 चल रहा है। तो वो कह रहे हैं बेसिकली हमने पिछले साल 17-18 का ग्राउंड अपकीप ऑफ ग्राउंड का खर्चा 660 रुपए और प्रिंटिंग का खर्चा 264 वो इस साल पे करा है। तो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस है, बट पे हमने इस साल करा है।
अच्छा, इसके अलावा कह रहा है 1/4 ऑफ एंट्रेंस फीस हैज बीन कैपिटलाइज्ड बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड। तो देखो आप ध्यान से देखना, एंट्रेंस फीस देखोगे तो कुछ एंट्रेंस फीस यहां भी आ रही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2145 की, मैं यहां लिख देता हूं। अच्छा, और कुछ एंट्रेंस फीस यहां अलग से भी ऐड हो रखी है 715 रुपए की। तो जल्दी से कोई बच्चा मुझे कैलसी पे करके बताएगा इन दोनों को जोड़ के कितना अमाउंट आ रहा है, एक बार फटाफट से मुझे बता दो, एक बार जोड़ के बता दो कितना अमाउंट आ रहा है। ये 2360 शायद आएगा, ऐसे कुछ आएगा 2860, हाँ 2860 आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो देखो इसका मतलब यह है कि हमें एंट्रेंस फीस वैसे मिली कितनी है टोटल ईयर में, इतनी मिली है 2860। उसने बोला इसका जो 1/4 है, अब जरा इसका 1/4 निकालो कितना आएगा, निकाल के देख लेना, यह आएगा 715। ये तो बेसिकली हमने इसका 1/4 जो है वो कैपिटलाइज कर रखा है। कैपिटलाइज का मतलब सिंपल होता है कि डायरेक्टली बैलेंस शीट में डाल रखा है, डायरेक्टली बैलेंस शीट में डाल रखा है। तो अगर आप देखोगे हमने टोटल जितनी एंट्रेंस फीस मिली है उसका 1/4 715 रुपए डायरेक्टली बैलेंस शीट में ऐड कर दिया। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो इससे मुझे क्या समझा कि एक्चुअल एंट्रेंस फीस वैसे मुझे मिली कितनी है 2860, उसका 1/4 715 रुपए जो वो बैलेंस शीट में डायरेक्टली डाल दिया, और बचा हुआ जो अमाउंट है 2145 वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में डाला। पॉइंट क्लियर हो गया। बाकी अब इस जानकारी का करना क्या वो अभी देख लेंगे, लेकिन ये बस समझना जरूरी है कि हुआ क्या है। तो दिस इज, ये भी पढ़ लिया हमने। अच्छा, थर्ड क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 17-18 पिछले साल का बता रहा है 880 रुपए, और 18-19 का 770 रुपए। तो वैसे 89 का 770 रुपए तो देखो यहां बैलेंस शीट में भी दिख रहा है, 770 रुपए तो बैलेंस शीट में दिख रहा है। 18-19 का बेसिकली करंट ईयर का, और प्रीवियस ईयर का उसने बता दिया कितना था 880 रुपए। इसी प्रकार से उसने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बोल रखा है 17-18 का 220 रुपए, तो ये अगेन प्रीवियस ईयर का है। और 18-19 यानी करंट ईयर का जो है वो कितना है 110 रुपए। तो आप ये भी देख लो, ये 110 रुपए आपको बैलेंस शीट में भी दिख जाएंगे। ये रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो बस याद रखना सब्सक्रिप्शन एक इनकम होती है एनपीओ के लिए। तो अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो इट मींस इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो वो एसेट होता है, इसलिए वो एसेट में दिखता है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है, तो वो लाइबिलिटी होती है, अकॉर्डिंगली वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखती है। पॉइंट क्लियर है। चलो ये भी हो गया। और बाकी कह रहे हैं कि जो फर्नीचर है वो परचेज करा हमने ड्यूरिंग द ईयर। तो बेसिकली अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे, थोड़ा सा मतलब देख लेना, फर्नीचर 9900 की दिख रही है। तो बस वो कह रहा है कि ये वाली जो फर्नीचर बैलेंस शीट में आ रही है वो हमने इसी साल खरीदा है, वो पिछले साल नहीं था, वो इसी साल परचेज किया है करंट ईयर में। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो मेन थी वो क्या थी कि आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था और आपको एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखा जाए तो एनपीओ अगर मैं चैप्टर में बात करूं, अगर मैं एनपीओ चैप्टर की बात करूं तो एनपीओ में ये आसान क्वेश्चनों के अंदर आता है। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन 10 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आसान क्वेश्चन में है। तो आओ पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, साथ साथ करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर हेडिंग डालेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 कितना है 20 है या 19 है, 2019 ही है ना, हाँ 2019, ठीक है। तो ये बना लेते हैं एक अकाउंट, बनता ये भी टी शेप्ड अकाउंट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट याद रखना, इट इज लाइक अ कैश बुक, काइंड ऑफ कैश बुक होती है। तो जैसे कैश बुक में हम डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट्स दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट्स दिखाते हैं, सेम यहाँ पे भी करना है। डेबिट साइड पे रिसिप्ट्स होता है तो हम लोग यहाँ पर्टिकुलर्स ना लिख के रिसिप्ट्स लिखते हैं। याद रखना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में पर्टिकुलर्स नहीं लिखा जाता, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स लिखी जाती है। इसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी अगर आप नोट करोगे, आई डोंट नो क्वेश्चन वाले ने क्या करा है, क्वेश्चन वाले ने पर्टिकुलर्स लिखा है बट पर्टिकुलर्स नहीं लिखा जाता, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा एक यूनिक पॉइंट होता है इसमें, इस बात का फॉर्मेट का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि
खुद ही क्वेश्चन में उन्होंने गलत फॉर्मेट लिखा हुआ है, बट चलो वो टाइपिंग मिस्टेक है, बट रियलिस्टिकली ऐसे फॉर्मेट बनता है, ठीक है ना। तो मैंने बोला इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, मन में सोचना इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। तो कैश बुक में जैसे कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आता है कैश का बैंक का, उसी तरह इसमें भी आएगा, कुछ ओपनिंग बैलेंस आएगा और कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस हमें फिलहाल तो नहीं पता, तो मैं बस लिख के छोड़ दे रहा हूं, अभी मुझे पता नहीं कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, उसने बताया नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको, जब आप क्वेश्चन करोगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात करोगे, तो आपको रिसिप्ट्स क्या हो रही होंगी, बेसिकली जो इनकम्स है वो मेरी रिसिप्ट्स हो रही होंगी, और जो एक्सपेंडिचर है वो मैं पे कर रहा हूं। समझ आ रहा है ना। तो इनकम क्या होती है, वो रिसीव होती है, और एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस होते हैं वो हम पे करते हैं। तो बस ये माइंड में याद रखना है, ठीक है ना। चलो एनीवे करेंगे अभी ये भी रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बना के। इसके अलावा उसने सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी मांगा है, तो ये एक नॉर्मल लेजर अकाउंट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जस्ट लाइक अ नॉर्मल सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मतलब नॉर्मल लेजर अकाउंट आपको बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलो ये बहुत बड़ा नहीं बनेगा, छोटा ही बनता है। ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल है। डेबिट साइड में वही पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चलो जी रेडी, बन गया फॉर्मेट हमारा। चलो तो साथ साथ करना, देखो तरीका आपको समझ आता रहेगा। मैं ना एक्सपेंस से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं एक्सपेंस साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब मैं बेसिकली पेमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं। आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी से करना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद एक्सपेंस, ठीक है ना। चलो अपकीप ऑफ ग्राउंड है 11,000 रुपए, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बोला पीएनएल अकाउंट की तरह होता है। तो जैसे पीएनएल अकाउंट में आप एक्रूअल बेसिस यूज करते हो, वैसी यहां पे भी एक्रूअल बेसिस आपको यूज करना होता है। जबकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है, तो ये कैश बेसिस पे बनता है। करेक्ट, चलो गुड। तो ये बात आपको पता है, तो बस अब ये याद रखते हो, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट था अपकीप ऑफ ग्राउंड 11,000 रुपए, तो ये पेमेंट है, बेसिकली खर्चा है। तो हम यहां लिख देंगे पेमेंट साइड में बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड, ठीक है ना। अब कितना खर्चा उसने दे रखा है, 11,000 रुपए का। लेकिन अब यहीं से थोड़ा सा दिमाग, आपको हल्का सा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाना है। ये तो एक्रूअल बेसिस पे बना है अपकीप ऑफ ग्राउंड, तो सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बना है। तो उसमें तो जो 11,000 का खर्चा आया होगा वो तो सिर्फ करेंट ईयर का खर्चा आया होगा। हम बना रहे रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे, तो हमें तो यहां क्या देखना है कि एक्चुअल पे कितना हुआ। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो 11,000 तो करेंट ईयर का खर्चा है। अब जरा उसमें नीचे जो पॉइंट्स बोले थे उसको ध्यान में रखना है आपको। उसने बोला था, अगर मैं यहां आ जाऊं, उसने बोला था कि भाई 660 रुपए का जो अपकीप ऑफ ग्राउंड का खर्चा है वो पिछले साल का था, 17-18 का, वो भी हमने इसी साल पे करा है। तो 11,000 का खर्चा तो करेंट ईयर का है, 11,000 का खर्चा तो करेंट ईयर का है, प्लस हमने पे इसके अलावा और क्या किया है, 660 रुपए का अपकीप ऑफ ग्राउंड का खर्चा मैंने इस साल और पे करा है। तो अगर मैं एक्चुअल पेमेंट की बात करूंगा तो मैंने एक्चुअली में कितना पे करा है, 11,660। इसमें से 11,000 करेंट ईयर का खर्चा है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आ रहा है, और 660 रुपए पिछले साल का खर्चा है जो मैंने इस साल पे करा होगा। क्लियर हो गया आपको, दिमाग लगाना कैसे है समझ आ गया, ठीक है। चलो तो ओके, अब थोड़ा मैं स्पीड भी बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, आराम आराम से। प्रिंटिंग दे रखा है 1100 रुपए। चलो तो ये भी खर्चा ही है, पेमेंट है भाई। खर्चे सारे अगर आएंगे तो पेमेंट साइड पे आएंगे, बाय प्रिंटिंग बाय प्रिंटिंग 1100। फिर से वही बात, सेम पॉइंट यहां पे भी। ये तो करेंट ईयर का खर्चा है 1100 रुपए जो उसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिया है। इसके अलावा यहां पे भी उसने क्या बोला था कि 264 का प्रिंटिंग का खर्चा पिछले साल का, ये भी हमने इसी साल पे करा है। तो जब मैं एक्चुअल पेमेंट देखूंगा तो मैंने 1100 के अलावा 264 का और पे करा होगा पिछले साल का। हमें तो यहां पेमेंट देखनी है, तो कितना आ गया ये 1364 है ना, सही है, 1364 आ गया, करेक्ट, ठीक है ना। वेरी गुड, ये भी डन हो गया। बढ़ो आगे, बढ़ो बढ़ो बढ़ो।
फिर अगला पॉइंट सैलरीज 11,100। तो सैलरी का कोई एडजस्टमेंट का पॉइंट बोला था उसने क्या? नहीं बोला। तो जो एडजस्टमेंट में नहीं बोला वो पेमेंट मान लो कि भाई सैलरी पे भी करी होगी इतनी, तो जितनी हमने खर्चा बुक करा है उतना पे भी करा होगा 11,100, तो ये एज इट इज आ जाएगा, सैलरी हमने पे करी। इसके अलावा नेक्स्ट, उसके बाद आओ आओ फटाफट, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। लेकिन अब ध्यान से सोचो, क्या डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है कि कैश एक्सपेंस होता है? ये तो एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ये कैश में पे थोड़ी किया जाता है। तो क्या डेप्रिसिएशन का खर्चा आएगा पेमेंट में? नहीं आएगा। लेकिन आएगा क्या? अगर मैंने फर्नीचर परचेज करी है, बचपन में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करते थे ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करते थे, भाई फर्नीचर परचेज करिए तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। तो अगर मैंने फर्नीचर परचेज करी है तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, और कैश का आउटफ्लो हुआ होगा तो मेरे को वो पेमेंट में तो दिखाना पड़ेगा भाई। रिसिप्शन पेमेंट तो पूरी बन रही है भाई, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों दिखानी है, खर्चा हो चाहे कुछ भी हो। अगर मैंने एसेट परचेज करा है तो मैंने पेमेंट करी होगी, तो मुझको वो रिकॉर्ड करना है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? और उसने क्वेश्चन ने क्या बताया था, इसी रीजन से उसने बोला था जो फर्नीचर आ रही है बैलेंस शीट में वो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी है। अगर ये ना बोला होता तो बात खत्म हो गई होती, बट क्योंकि उसने बोला ये हमने करंट ईयर में परचेज करी है, तो हमें ये पेमेंट में दिखाना पड़ेगा बाय फर्नीचर अकाउंट। ये क्या है? परचेज ऑफ फर्नीचर है, ठीक है ना। अब बताओ अमाउंट कितना आएगा इसमें, कितनी की हमने फर्नीचर परचेज करी है, मुझे बताओ। तो बैलेंस शीट में कितनी की फर्नीचर आ रही है? 9900 की आ रही है। अब मेजॉरिटी बच्चे, जो मैंने मेजॉरिटी गलती देखी है इस वाले क्वेश्चन में, बच्चा है 9900 लिख के आ जाता है जल्दीबाजी में। बट अब आपको यही दिमाग लगाना है, हाँ भाई अगर बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू आ रही है और मैंने खर्चों में डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, तो ये 9900 रुपीज तो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन आ रहा होगा ना भाई। हम अपने फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट में एसेट डालते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करके डालते हैं, तो ये आफ्टर डिप्रिसिएशन आ रहा होगा 9900। कितने का डेप्रिसिएशन है? 1100 रुपए का डेप्रिसिएशन है। तो एक्चुअल मशीन की जो भी सॉरी फर्नीचर की वैल्यू हुई कितनी होगी, रही कितनी होगी? 9900 प्लस 1100। तो मैं यहां नहीं लिखता, मैं साफ साफ यही लिखता हूं, एक्चुअल कितनी वैल्यू होगी? 9900 प्लस 1100। तो ये कितना आ रहा है? 11,000। अब उल्टा सोच सकते हो कि भाई 11,000 की कॉस्ट होगी, खरीदी होगी हमने फर्नीचर, उसमें 1100 का डेप्रिसिएशन माइनस करके हमने बैलेंस शीट में 9900 रुपीज दिखाए होंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा गलती है, तो इसमें मैं 2 सितारे लगा लेता हूं। मैंने पास्ट कई सालों में इतनी बार ये वाला क्वेश्चन डाला है और मैंने हर बार ऑब्जर्व किया है, मेजॉरिटी बच्चे जो गलती करते हैं यहां तो पक्का पक्का ही करते हैं, वो 9900 लिख के आ जाते हैं, ठीक है ना। और भी बताऊंगा और क्या गलती करते हैं। ये थोड़ी सी गलती कुछ बच्चे यहां पे भी करते हैं, जो मैंने अपकीप ऑफ ग्राउंड और प्रिंटिंग में ऐड किया, वो भी बच्चे नहीं करते, लेकिन ये कम बच्चे करते हैं, ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक का पॉइंट हो सकता है, तो ये याद रखना। चलो बस अगला खर्चा रेंट का है, ये भी पे करा होगा, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो मतलब जितना खर्चा है उतना पे करा होगा। तो बाय रेंट 1660, तो रेंट तो एज इट इज आ गया। तो मैंने ये एक्सपेंस सारे उठा लिए, ठीक है। अब जरा इनकम्स में आ जाते हैं। सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन। आओ, तो उसके लिए उसने बोला था कि आपको वैसे भी उसने मांगा था सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। तो आपको पता है कि कैसे बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट? तो देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, और इसी का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, वो इधर लिखते हैं बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जैसे एसेट का आप ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखते हो ना, टू बैलेंस बीडी, और क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस लिखते हो, उसी बस आप कह सकते हो तरीके से हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऐसे लिखते हैं। तो सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन वाले ने, आपको कुछ नहीं देखना। उसने देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का प्रीवियस ईयर का बैलेंस यहां दिया था 17-18 का, ये रहा 880 रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस ये रहा करंट ईयर का 770। तो 880 यहां आ गया, 770 यहां आ गया, सिंपल। इसी तरह से एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है वो लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी की ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस उल्टे साइड में आते हैं। तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ये ओपनिंग, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन ये क्लोजिंग,
ये अगेन क्वेश्चन ने दे रखा है ओपनिंग बैलेंस मतलब बेसिकली जो पिछले साल का बैलेंस होगा और इस साल ओपनिंग बैलेंस होगा। तो पिछले साल का बैलेंस है 220 और करेंट ईयर का बैलेंस कितना है 110। तो 220 और 110 सब कुछ दे रखा है, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन बहुत आसान है वैसे देखा जाए तो। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो करंट ईयर की इनकम होती है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, वो यहां आती है डेबिट साइड पे। तो हम यहां लिखते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अकॉर्डिंगली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती है क्योंकि इनकम होती है। तो वो कहां से पता लगेगा, वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पता लग जाएगा। तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे ऊपर आते हैं तो देख लो सब्सक्रिप्शन 19,052 रुपीज की आ रही है, तो वो यहां पे आ जाएगी 19,052। बस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन थी रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन वो सब डाल दी हमने। अब आपका बैलेंसिंग फिगर यहां बचेगा इधर इस साइड पे। तो पहले आप लोग मुझे बताओ कितना बच रहा है निकाल के। 880 19,052 110, तो टोटल आ रहा है 20,042 माइनस 220 माइनस 770। तो देखो इत्तेफाक से ये बच रहा है 19,052 ही बच रहा है। इत्तेफाक है, ध्यान रखना, इत्तेफाक से सेम अमाउंट बच रहा है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। तो इत्तेफाक से बच रहा है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आता है इसको हम लिखेंगे बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो बेसिकली ये वो सब्सक्रिप्शन है जो एक्चुअली में करंट ईयर में हमें रिसीव हुई होगी। इनकम रिसीव होती है जो कैश में या जो भी है, तो हम एंट्री सिंपल क्या करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो ये वही एंट्री है, बस कैश या बैंक की जगह हमने डायरेक्टली रिसिप्शन पेमेंट लिख दिया क्योंकि कैश या बैंक की ट्रांजेक्शन रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं और टू इनकम का नाम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो उसमें हमने यहां पे लिख दिया। मुझे बताओ बात समझ में आई? सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओके हो गया? अगर हाँ तो आओ शुरुआत करते हैं, उद्घाटन करते हैं हम रिसिप्ट साइड का। तो कोरेस्पॉन्डिंगली ये जो फिगर आपने निकाली सब्सक्रिप्शन अकाउंट की वो यहां पे लिख देते हैं। बट फिर से बोल रहा हूं, याद रखना ये इत्तेफाक है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो फिगर आई और जो इसमें फिगर आई वो एग्जैक्ट सेम है। दैट इज जस्ट कोइंसिडेंस। याद रखना कोई कॉन्सेप्चुअल पॉइंट नहीं है, रट मत लेना कि हमेशा सेम आएगी। ठीक है, अलग भी आ सकती, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, इसके अलावा सेल ऑफ न्यूज़पेपर 286, भाई सेल करा, अखबार बेच दिए हमने, तो हमें रिसिप्ट आई। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बस चुपचाप उठा के जो रिसिप्ट्स हैं वो सब यहां डालते रहो। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये कितना है 286। 286 आ भाई जल्दी से। ठीक है, अच्छा इसके बाद लेक्चर फीस है। भाई कोई भी फीस हो आ तो कैश में रही है ना, इनकम साइड पे आ रही है मतलब कैश में मिल रही होगी। भाई एडजस्टमेंट कुछ नहीं है तो सिंपल ही हमें मिल रही होगी 1650। तो 1650। अगली इनकम है एंट्रेंस फीस। अब वही बात है, ये मैंने आपके साथ वैसे पहले ही डिस्कस कर लिया था। और यहां पे दूसरी गलती होती है बच्चों की, बाय द वे ये सेकंड पॉइंट ऑफ मिस्टेक होता है जहां थोड़े कुछ बच्चे करते हैं, वो ये जल्दबाजी में यही 2145 लिख के आ जाते हैं। बट हमें तो यहाँ रिसिप्ट्स लेनी है ना, हमें तो रिसिप्ट्स लेनी है। तो एक्चुअल कितनी रिसिप्ट्स हुई है 2145 प्लस ये वाली, मतलब एग्जाम में जब आप करोगे हाँ 715। तो एक्चुअल कैश में कितनी मिली है फीस हमको, एंट्रेंस फीस 2860। ठीक है, तो हम तो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में एक्चुअल रिसेप्शन एक्चुअल पेमेंट्स दिखाते हैं। तो 2860 की टोटल रिसिप्ट्स है जो हम यहां पे दिखाएंगे। ठीक है, तो इस पे भी मैं एक सितारा लगा लेता हूं। ये दूसरा पॉइंट होता है जहां पे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये भी डन हो गया। उसके बाद बस फिर तो कुछ ऐसी रैंडम मिसलिनियस इनकम है 440 की। भाई होगी कोई भी इनकम, इनकम है तो हमें तो सिंपल पॉइंट है कि भाई मिल रही होगी कैश वगैरह में, तो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। तो मिसलिनियस इनकम आ गई आपकी 440 रुपीज। ठीक है, तो देखो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को पूरा यूज करके जो भी रिलेटेड रिसेप्शन पेमेंट कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी है सब यहां पे ले ली। लेकिन अब ध्यान से अब अगला पॉइंट याद रखना है कि खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देख के काम नहीं चलेगा। बिकॉज कुछ बैलेंस शीट में भी ऐसी आइटम हो सकती है जो रिसिप्शन पेमेंट से रिलेट करती हो, हमें
वो यहां पे लेनी है। जैसे इसमें से एक फर्नीचर था, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्योंकि उसका रिलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया था तो मैंने वहीं पे बता दिया। बट कुछ और भी चीजें हो सकती है जो या तो पे हो रही होंगी या रिसेप्ट हो रही होंगी, कुछ भी है, तो हमें वो भी लेनी है। जैसे मैं बताता हूं, अब जरा ध्यान से देखना, आपको दिख रहा होगा एक प्राइस फंड है जिसका ओपनिंग बैलेंस 27,500 है। इधर एसेट साइड में उस फंड का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। अब इस इन्वेस्टमेंट में कुछ इंटरेस्ट ऐड हुआ है, आप देख रहे हो 1100 रुपए का इंटरेस्ट ऐड करके हमने फंड बढ़ा दिया। तो ये क्या होगा, ये इंटरेस्ट जो ऐड हो रहा है वो इस इन्वेस्टमेंट में मिल रहा होगा। तो जो भी स्पेसिफिक फंड की इन्वेस्टमेंट होती है उस पर इनकम जो होती है वो हम फंड में डायरेक्टली ऐड करते हैं। अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो इसको हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। इसी को हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं कि भाई स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टेड है, उस पर इनकम आती है तो हम उसको नॉर्मल इनकम नहीं मानते, हम उसको अपने फंड में ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब बाकी हम यहां पे जो भी करते हो भाई, हमें तो सिर्फ रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट से मतलब है। तो मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो ये दिख रहा है कि कुछ इंटरेस्ट की इनकम है जो रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो हमें तो रिसिप्ट से मतलब है ना, तो हम तो यहां पे रिसिप्ट डाल देंगे कि 1100 का इंटरेस्ट का इनकम है जो रिसीव हुआ है। इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं था क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग के तहत डायरेक्टली फंड में ऐड हुआ है। जैसे एंट्रेंस फीस का भी कुछ हिस्सा हमने डायरेक्टली फंड में बैलेंस शीट में ऐड करा था, बिल्कुल वैसे ही ये भी डायरेक्टली फंड में ऐड हुआ है। इसको कैपिटलाइजेशन भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो ध्यान देखना है, अब यहां पे कुछ प्राइजेस गिवन भी बता रहा है कि भाई इसमें से प्राइस दिए भी हैं 2200 रुपए। अब सोचो भाई, अगर प्राइसेस गिवन है तो जो प्राइस बांटे होंगे, हाँ ये फ्री में थोड़ी प्राइस आए होंगे भाई, प्राइजेस बांटने के लिए जो भी प्राइस दिए होंगे, हो सकता है डायरेक्ट कैश प्राइस दिया हो या हो सकता है कोई गिफ्ट वगैरह खरीद के प्राइस के फॉर्म में दिया हो, लेकिन उसके लिए पेमेंट तो करी होगी ना हमने। तो ये पेमेंट साइड में आ जाएगा बाय प्राइजेस। तो कितने के प्राइजेस बांटे हमने, ये हमने बांटे 2200 रुपए के। तो जो अगली मिस्टेक है वो यहां पे होती है, आपको समझ आ ही गया होगा कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये इंटरेस्ट इनकम मिस कर देते हैं। अच्छा, कई बच्चे इंटरेस्ट इनकम तो मिस नहीं करते बट प्राइजेस तो पक्का मिस कर देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मैंने मिस्टेक देखी, एक फर्नीचर की, एक प्राइजेस की, ये मिस कर देते हैं बच्चे। तो बट आपको ध्यान रखना है कि भाई कोई भी इनकम, सॉरी कोई भी रिसिप्ट है, कोई भी पेमेंट है, आपको तो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में दिखाना है बस। और कोई बैलेंस शीट में देख लो, फर्नीचर वाला आइटम था वो हमने ऑलरेडी ले लिया, बाकी एंट्रेंस फीस भी था वैसे वो भी हमने ले लिया, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट हो गया। बाकी अब कोई ऐसा रिसिप्ट या पेमेंट नहीं बचा बैलेंस शीट के अंदर जो हमें दिख रहा हो, जो हमें लेना है। तो अब आपका काम खत्म हो गया। एक चीज रह गई, ओह सॉरी, एक चीज रह गई आपकी। अगर आप देखोगे कैश इन हैंड दिख रहा है हमें बैलेंस शीट में 2530 रुपए का, 2530 रुपए का कैश इन हैंड दिख रहा है। तो ये कैश का बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ रहा है तो मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश इन हैंड का 2530। तो ये जरूर डाल देना क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है बस। अब आप अकाउंट को क्लोज करोगे और आपको याद होगा कि ओपनिंग बैलेंस मिसिंग था, वो नहीं दिया था, तो वो आपका बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, तो मैं क्रेडिट साइड जोड़ना शुरू करता हूं, आप लोग भी जोड़ो। 11100 प्लस 11000 प्लस 1660 प्लस 2200 प्लस 2530, तो टोटल आ रहा है 41,514 माइनस 1100 माइनस 440 माइनस 2860 माइनस 1650 माइनस 286 माइनस 1952। देखो जी, तो बैलेंस बच के आ रहा है 16,126। ये आपका ओपनिंग बैलेंस मिसिंग फिगर में आएगा। तो एग्जामिनर आपका अगर पेपर जब आपका एक क्वेश्चन चेक करेगा, सबसे पहले मैं बता देता हूं, एग्जामिनर आपकी ये फिगर चेक कर लेगा कि आपका ये कितना आ रहा है। अगर उसको दिख गया ना 16,126 आ रहा है, बेसिस लिखवा लो, आगे कुछ नहीं देखेगा, वो मान लेगा इसका मतलब बच्चे ने सभी सही करा होगा तभी इसका ये बैलेंस सही निकल के आ रहा है, ठीक है। हद से तो वो ये टोटल और चेक कर लेगा ये वाला। अगर ये उसको सही दिख गया ना, वो आगे अंदर की कोई चीज नहीं चेक करेगा, आंख बंद करके नंबर आपको दे देगा। इसी तरह से जब वो आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट चेक करेगा तो ये वाली फिगर चेक करेगा जो हमने बैलेंस निकाला,
अगर आपको उसको वो सही दिख गया, वही ज्यादा से ज्यादा वो टोटल और चेक कर लेगा। अगर मेरी तरह थोड़ा सा और ज्यादा एग्जामिनर थोड़ा सा चेक करता होगा तो वो ये और चेक कर लेगा। अगर उसको ये दोनों चीजें सही दिख गई ना, वो आपको पूरे 10 नंबर दे देगा, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स कि हाँ आपने प्रेजेंटेशन वगैरह करी हो, फॉर्मेट्स वगैरह प्रॉपर बनाए हो, थोड़ी कैलकुलेशंस भी थोड़ी बहुत दिखाई हो, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में प्लस प्लस करके दिखाया। तो मतलब ये सारी चीजें छोटी छोटी चेक कर हो सकता है करे, बट वो आंख बंद करके आपको नंबर दे देगा इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। चलो, तो अभी तो थोड़ा समझा समझा के करा तो टाइम ज्यादा लगा, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जब आप खुद से करोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाता है भाई ये क्वेश्चन। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पे। कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? किसी पॉइंट में कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। मीनवाइल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक और 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो ये मॉक टेस्ट पेपर में आया हुआ मतलब क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। अगेन एक सिंपल फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। अगर आप मुझसे पूछोगे, ये भी बहुत आसान है भाई। अगर मैं क्लास 11th के बच्चे को जिसने चैप्टर का रखा होगा वो भी उसको भी दूंगा ना, उसको भी ये क्वेश्चन आसान लगेगा। मतलब ये इतना आसान है कि 11th के बच्चे को भी आसान लगेगा। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर पूरब फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। कुछ नहीं है भाई, ये ट्रायल बैलेंस मान लो दिया हुआ है, आप देख लो, सिंपल उसने ट्रायल बैलेंस दिया है। बस ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट नहीं दिख रहा, बट है ये एसेंशियली ट्रायल बैलेंस। इधर डेबिट बैलेंसेस हैं, इधर सारे क्रेडिट बैलेंसेस हैं, और नीचे देखोगे तो टोटल मैच भी कर रहा है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, आप मन में सोचो ये ट्रायल बैलेंस उसने दे रखा है। ठीक है ना। चलो देख लेंगे अंदर की चीज। अदर इंफॉर्मेशन मतलब ये एडजस्टमेंट्स होती है जो हमें फाइनल अकाउंट्स में करनी पड़ती हैं, और बहुत ही बेसिक लेवल की एडजस्टमेंट है। एक भी एडजस्टमेंट ऐसी कोई नहीं है कि आपको लगे कि सर ये सीए की लेवल की एडजस्टमेंट हो। बहुत बेसिक एडजस्टमेंट है। जैसे पहली सबसे आसान क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। इसके अलावा अगला सैलरी 1000 रुपए और टैक्स 2000 रुपए, ये आउटस्टैंडिंग है। तो लो, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, ये दो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखे हैं। वेरेज इंश्योरेंस 500 रुपए प्रीपेड, ये प्रीपेड एक्सपेंस है। देख रहे हो कितना बेसिक, बिल्कुल हम स्टार्टिंग में जो 11वीं के बच्चे को एडजस्टमेंट सिखाते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, वो दे रखे हैं। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2100 रुपए। तो ये क्या है? ये एक्रूड इनकम है। दिस इज एक्रूड इनकम की इनकम जो एक्रू हो गई है, मिली नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज अनपेड 3000 रुपए, ये अगेन एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो बहुत ही पहली 3 एडजस्टमेंट देख लो, बिल्कुल बेसिक एडजस्टमेंट है। अच्छा, फोर्थ एडजस्टमेंट है जो वैसे मैंने आपको सिखा रखी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की मैंने एग्जॉस्टिवली आपको सिखा रखी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट इज टू बी मेंटेन या केप्ट एट 15,000। तो यहां भी उसने देखो परसेंट नहीं दिया, जनरली परसेंटेज देता है, यहां उसने परसेंटेज नहीं दिया, उसने बस निकाल के बता दिया कि कितना प्रोविजन आपको रखना है, 15,000 रुपए। हाँ, इसका मैं क्या करूंगा, मैं आपसे अकाउंट बनवा दूंगा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट बना देंगे। और बाकी डेप्रिसिएशन फर्नीचर इज टू बी चार्ज है 10%। लो, सिंपल डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट्स। तो आओ बना लेते हैं, अपने फॉर्मेट्स पहले बना लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट पूरा लिखना है एग्जाम में, फॉर द ईयर एंडेड जो भी है मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट जनरली छोटा ही बनता है, इसमें ज्यादा चीजें आती नहीं, तो ये रिलेटिवली छोटा बनेगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, और फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहां पे भी जो भी डेट है वो आप देख के लिख लो, 31 मार्च जो भी है वो आप लिख लोगे, है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना प्रेजेंटेशन में, क्योंकि ये बहुत कम बच्चे हैं जो करते हैं। आप करोगे तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो पीएनएल अकाउंट बन गया, बहुत बड़ा नहीं बनेगा, ज्यादा है ही नहीं, आप देख सकते हो, आपने देख लिया होगा ट्रायल बैलेंस छोटा सा है। और फाइनली बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट है, या एज ऑन भी लिख सकते हो आप। तो बैलेंस शीट बन जाएगी।
और वर्किंग्स भी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, वर्किंग्स कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ज्यादा वर्किंग में आप वो बना सकते हो, प्रोविजन फॉर बेड डेट का अकाउंट बना सकते हो, वो मैं वर्किंग नोट में बना दूंगा ताकि बस उससे क्या है कि रिवीजन हो जाएगी, दैट्स इट। हालांकि इसमें बहुत बेसिक लेवल के एडजस्टमेंट है, बिना बनाए भी हो सकता है काम, बट मैं बना देता हूँ क्योंकि मैंने आपको जो सिखा रखा है मैं वही फॉलो करवाना चाहता हूँ आपको। तो आप एक छोटा सा प्रोविजन फॉर बेड डेट अकाउंट बना लो वर्किंग में, और इसके अलावा देखना कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है आपको, बाकी सब सीधा कैलकुलेशन है। चलो, तो इतना आप भी कर लो पहले, फिर मुझे बताना। चलो, डन हो गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको सिखा रखा है, मैं क्या प्रेफर करता हूं कि हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर ले ताकि एडजस्टमेंट में कोई पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एडजस्टमेंट से स्टार्ट करता हूं। जैसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक 45,000। वेरी सिंपल, क्या करते हैं भाई, तो 11वीं के बच्चे से मैं नींद में भी पूछूंगा, वो मुझे नींद में भी सही बता देगा, इतना आसान है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, परफेक्ट, बिल्कुल सही। तो एक तो यहां पे आ गया और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो फास्ट फास्ट करना, देखो मैं क्वेश्चन में ज्यादा स्लो नहीं करूंगा, थोड़ा फास्ट करूंगा, तो आप मेरे साथ मैच करना। अभी ऐसी रफ रफ टाइप बैलेंस शीट ही है, मैंने प्रॉपर फॉर्मेट भी नहीं बनाया, बस फास्ट करना है इसको। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 45,000, लो पहली एडजस्टमेंट ओवर। फिर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है। तो पहली सैलरी बोली उसने, तो सैलरी तो पीएनएल अकाउंट में आता है, तो ये रहा पीएनएल अकाउंट, तो टू सैलरी। तो ट्रायल बैलेंस में सैलरी का एक्सपेंस कितना है, ढूंढो, डेबिट साइड पे दिया होगा पक्का, ढूंढो ढूंढो, ये रहा 25,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं इसमें, प्लस करते हैं, माइनस नहीं करते हैं, हाँ प्लस करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000 रुपए की, तो मेरी बाहर सैलरी का एक्सपेंस आ जाएगा 26,000, और साथ साथ हमें लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दिखाना है, पर थोड़ी सी जगह छोड़ के, कैपिटल डालने के लिए 3-4 लाइन की जगह छोड़ के फिर आप लिखना आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000। दिस इज ऑल्सो डन। फिर अगली है टैक्स, तो टैक्स का भी एक्सपेंस होगा, देख लो टैक्स का भी एक्सपेंस होगा, ये रहा टैक्स एंड इंश्योरेंस 5,000 रुपए। ओहो, उसने टैक्स और इंश्योरेंस कंबाइन कर रखा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना, बस छोटा सा बस पॉइंट है, उसने कंबाइन कर रखा है। तो एनीवे टैक्स एंड इंश्योरेंस 5,000 रुपए पहले यहां लिख देते हैं पीएनएल में, इधर आ जाओ, टू टैक्स एंड इंश्योरेंस। तो कितना एक्सपेंस है टैक्स एंड इंश्योरेंस का, ये है 5,000 रुपए, प्लस एक आउटस्टैंडिंग टैक्स का एक्सपेंस है, और इसी में उसने प्रीपेड इंश्योरेंस भी बोल रखा है। तो क्योंकि जब खर्चा ही कंबाइंड है तो इसी में मुझे प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। तो ये तो एक्चुअली अच्छी बात हो गई, आपकी दोनों एडजस्टमेंट एक साथ हो गई। तो 2,000 और 500, 2,000 और 500, तो ये बाहर कितना आ गया 6,500, और साथ साथ बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग टैक्स 1,000, और प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, और सॉरी 2,000 था, एक मिनट 2,000 था ये। चलो ये हो गया, दिस इज ऑल्सो डन। उसके बाद अच्छा आप अगली एडजस्टमेंट करो, मैं 1 सेकंड आया, 1 मिनट देना मेरे को, 1 सेकंड एक चीज करनी है, आप तब तक करो। चलो सॉरी, आओ, तो नेक्स्ट था इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट इनकम आपको दिख रही होगी, देखो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे अच्छा नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है,
हम यहां पे जोड़ देंगे। तो इनकम ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं है, तो ये सारी की सारी जितनी भी एक्रूड इंटरेस्ट है वो सारी की सारी मेरी इनकम में जुड़ जाएगी। तो कितनी फिगर थी इसकी 2100। तो 2100 की इनकम आ जाएगी और साथ साथ ये एसेट होता है तो एसेट साइड में आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2100। कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करता है, इसमें शायद पता नहीं क्या होगा कि नहीं, कभी कभी इंस्टीट्यूट इसको इन्वेस्टमेंट में ऐड करके दिखा देता है, बट आप इसको अलग से दिखा देना कि एक एक्रूड इनकम है, एसेट है, तो ये आप एसेट साइड पे दिखा दोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया ओके। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 3000 रुपए, तो पहले खर्चा दे रखा है क्या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का? नहीं सर, ओवरड्राफ्ट का कोई खर्चा नहीं दे रखा, ट्रायल बैलेंस में देख लो। तो अगेन ये भी कुछ नहीं है, ये भी आप डायरेक्टली एक्सपेंस में ऐड कर दोगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो ये भी पूरा का पूरा बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो कितना है खर्चा, कितना इंटरेस्ट का बोला है उसने, हाँ भाई जल्दी नीचे, 3000 रुपए। तो ये आप 3000 रुपए का खर्चा डाल दोगे और साथ साथ ये अगेन एक लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये आप लाइबिलिटी साइड पे डाल दोगे। कितना है 3000, 1 2 3, तो ये भी आ गया। मैं फास्ट चल रहा हूं, देख लेना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 15,000 रुपए का, तो इसके लिए मैंने अकाउंट बनाने बोला था, तो आओ जरा अकाउंट बना लेते। तो उसने बोला है कि हमें 15,000 का प्रोविजन मेंटेन करना है, 15,000। ट्रायल बैलेंस में झांक के देखो क्या अभी कोई प्रोविजन ऑलरेडी है हमारे पास। तो अगर आप देखोगे ट्रायल बैलेंस में तो बिल्कुल सही 10,000 रुपए का हाँ प्रोविजन है। तो ये हम ओपनिंग बैलेंस की तरह मान लेंगे एडजस्टमेंट निकालने के लिए। तो यहां लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 10,000 रुपए। अच्छा, अगर कोई बेड डेट्स हुए हैं चाहे पुराने चाहे नए, तो वो हम यहां पे एडजस्ट कर देंगे। 2 बेड डेट्स, तो एडजस्टमेंट में तो कोई बेड डेट्स थे नहीं, बट अगर आप यहां देखोगे तो दे रखे हैं 5,000 के बेड डेट्स, तो ये हम यहां पे एडजस्ट कर देंगे 5,000 बस। तो अब आपका बैलेंसिंग फिगर यहां बचेगा, कितना बच रहा है, और जो भी बचेगा उसको पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। तो ये बच रहा है आई थिंक 10,000 ही बच रहा है ना, हाँ 10,000। तो टोटल आ रहा है अकाउंट का 20,000 और बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 10,000। तो ये हमारी फिगर पीएनएल अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये फिगर हम पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे 10,000 की। तो आओ पीएनएल में आते हैं, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमने वर्किंग नोट में काम करा 10,000। और मेरा दिमाग ऐसा कह रहा है, मेरा ख्याल ऐसा है कि जब इसके एडजस्टमेंट करी दी है तो लगे हाथों यह डेटर्स डाल के खत्म भी करो, यहां डेटर्स डाल के खत्म भी करो तो एक काम हो जाएगा। हमें करना तो है ही इवेंचुअली। तो डेटर्स 50,000 के हैं, डेटर्स 50,000 के हैं, लेस प्रोविजन कितना है, प्रोविजन 15,000, तो बाहर आ जाएगा 35। किसी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा कि यहां बेड डेट्स भी माइनस होंगे? हाँ, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग बेड डेट्स हैं, वो माइनस नहीं होंगे। अगर एडजस्टमेंट में दिए होते तो वो माइनस होते हैं यहां पे। चलो ठीक है सर, ये भी डन हो गया, दिस एडजस्टमेंट इज ऑल्सो डन। और फाइनली लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। तो निकाल ही लेते हैं, फर्नीचर 16,000 का है, सीधा सीधा इसका 10% निकाल लो। तो डेप्रिसिएशन जो है 1,600 रुपए की आ जाएगी। तो डेप्रिसिएशन कहां कहां जाएगा, एक तो वही पीएनएल में डेप्रिसिएशन, हाँ बिल्कुल सही बोला। तो डेप्रिसिएशन 1,600 पीएनएल में, और जैसा कि आपने बोला फर्नीचर यहां पे लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। तो फर्नीचर 16,000 है माइनस डेप्रिसिएशन, तो माइनस करके कितना बच गया, ये 14,400 शायद, 14,400 खत्म। देखो क्या टुच्ची एडजस्टमेंट थी ये,
टू चेक दम एडजस्टमेंट्स। अब कुछ नहीं, अब ट्रायल बैलेंस में जो बच गई चीजों से खाली कर दो उठा के, लाइन से स्टार्ट करो ऊपर से, जो चीज रह गई उसको डालते चलो सही सही जगह पे। तो जैसे कैश इन हैंड 15,000 रुपए एसेट है, तो आओ एसेट साइड में डाल दो इसको, कैश इन हैंड 15,000। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज ट्रेडिंग में जाएगी, पीएनएल से रिलेटेड पीएनएल में जाएगी, बैलेंस शीट से रिलेटेड बैलेंस शीट, सिंपल। तो परचेज है 1,20,000 और इधर कोरिस्पॉन्डिंगली परचेज रिटर्न भी है 20,000, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक लाइन की जगह छोड़ के फिर लिखना टू परचेज और इसमें से माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है सर, तो परचेज है 1,00,000 कितनी की थी, 20,000 की, और रिटर्न है 20,000, तो 1,20,000 माइनस 20,000, बाहर आ गया 1,00,000। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न 10,000 और सेल्स है 90,000 की। तो इधर आओ, सेल्स क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय सेल्स 90,000 माइनस सेल्स रिटर्न 10,000, तो सेल्स आ गई मेरी 80,000। ठीक है सर, ये भी हो गया। उसके बाद सैलरीज कर लिया आपने क्या, हाँ सैलरीज हो गया, टैक्स एंड इंश्योरेंस हो गया, बेड डेट्स हो गया, डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट्स है 40,000 की, ये एसेट साइड में डाल देंगे। आओ, तो इन्वेस्टमेंट्स 40,000, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स डन। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक 14,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ट्रेडिंग में आ जाओ, टू ओपनिंग स्टॉक 14,000, ये हो गया। और ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होता है, तो एक काम करो, यहां लिख लो, कैपिटल लिखने के लिए मैंने जगह छोड़ रखी है, इसमें माइनस कर देता हूं, एक लाइन की जगह छोड़ के ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी थी, ड्राइंग्स थी आपकी 20,000, तो यहां 20,000 माइनस करके लिख के छोड़ देता हूं अभी के लिए। तो ड्राइंग्स हो गई। फिर फर्नीचर 16,000, ये हम डाल चुके। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है 30,000, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल 30,000। चलो, बिल्स रिसीवेबल ही हो गया, तो डेबिट खत्म, क्रेडिट पे आ जाओ। सबसे पहला है कैपिटल 1,60,000 का, तो ये लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आएगा, तो यहां लिख देते कैपिटल 1,60,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी 20,000, तो लाइबिलिटी साइड में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, हाँ 20,000। उसके बाद नेक्स्ट सेल्स डाल दिया, परचेज रिटर्न डाल दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट डाल दिया, क्रेडिटर्स है 20,000 के, ये भी लाइबिलिटी साइड, तो क्रेडिटर्स ये भी आ गए। उसके बाद ये बताओ आप लोग की कमीशन है क्रेडिट के नीचे दे रखा है, ये कहां आएगा, ये कहां पे आएगा, हाँ लाइबिलिटी सही जाएगा ना सर। बस कर दी ना झोल, वेरी गुड। तो कमीशन क्यों भाई लाइबिलिटी साइड आएगा, कमीशन क्या लाइबिलिटी होती है, हाँ प्रॉफिट और लॉस में इतना सारा है। हाँ, तो कमीशन कब से भाई, आज तक कभी लाइबिलिटी थोड़ी है, कमीशन पेबल होता आउटस्टैंडिंग होता तो लाइबिलिटी में आता, ये तो सिर्फ कमीशन है। तो ये या तो इनकम हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि इनकम है कि एक्सपेंस है, कि भाई क्रेडिट के नीचे दे रखा है तो इनकम होगा, डेबिट के नीचे होता तो एक्सपेंस होता। चलो, तो बिल्स पेबल 25,000 रुपए लाइबिलिटी साइड,
ये लाइबिलिटी है, बट वो आपको आइडेंटिफाई करना है भाई कौन सी चीज लाइबिलिटी है, कौन सी चीज क्या है। लो जी, खत्म, सब कुछ डाल दिया, अब सिर्फ क्लोज करना रह गया। शुरू करो। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट की ग्रॉस लॉस। तो सर ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,25,000 टोटल आ रहा है। 1,25,000 में से 1,14,000 चले गए तो कितना, 11,000 बचा शायद। टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये पीएनएल अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो दुआ करना ऐसे क्वेश्चन आए आपके सारे पेपर में। चलो, अब पीएनएल अकाउंट क्लोज करो, चेक करो नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा बस यहां थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे, हाँ लॉस होगा, क्योंकि क्रेडिट में एक तो 3 ही चीज आनी है, बड़ी छोटी छोटी फिगर आ रही है। डेबिट में सारे बड़े बड़े आइटम आ रहे हैं। तो डेबिट का टोटल दिख रहा है कि ज्यादा आएगा, 26 प्लस 6,500 प्लस 3,000 प्लस 11,600, तो टोटल आ रहा है 47,100। 47,100 में से कितने का 3,000 होगा। नहीं, ना, 29,000। 47,100 माइनस 11 माइनस 2,100 माइनस 5,000, 29,000 सही आया सिद्धि का। तो नेट लॉस आ रहा है 29,000। ठीक है ना। तो हमेशा नेट प्रॉफिट आएगा या हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी आ सकता है। तो यहां देखो ग्रॉस प्रॉफिट था बट नेट लॉस हो गया 29,000 का। और इसको क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस। एक मिनट देना। नेट लॉस 29,000। तो फाइनली कैपिटल में कितनी फिगर बची, 1,40,000 1,20,000 1,11,000। हाँ सही, 1,11,000। बस बैलेंस शीट मिला लो। तो बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लो, बराबर आ रहा है क्या। 3,000, अरे भाई एक मिनट, 3,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000, टोटल कितना आ रहा है बैलेंस शीट का। 1,82,000। तो एसेट का आ रहा है क्या, लाइबिलिटी का तो यही आ रहा है। एसेट का चेक कर लो, यही आ रहा है 45 प्लस 500 प्लस 2,100 प्लस 35 प्लस 14,400 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 30, यस। तो 1,82,000 टोटल मैच कर रहा है। करना ही था, देखो था नहीं कुछ क्वेश्चन में दम तो था नहीं, अनलेस एंड अनटिल हमसे कोई सिली मिस्टेक हो जाए, मैच करना ही था, है ना। चलो, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज डन and now I think we can move on to the final question of the worksheet. Solution number 4, question number 4. चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगेन शेयर्स चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन है, 12th के लेवल का क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूंगा लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट पेपर का ही 15 नंबर में क्वेश्चन है। तो आजकल जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो नया ट्रेंड मैंने देखा है फाउंडेशन के पेपर में, अब उसकी गारंटी नहीं कि ऐसा ही होगा, बट जो मैंने देखा है कि पहले जो शेयर्स के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट 10 मार्क्स में डालता था, वो अक्सर आजकल 15 मार्क्स में डालने लगा है। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि ऐसा ही होगा, हो सकता है आपके पेपर में 10 नंबर का ही आ जाए। है ये 10 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन जो आपके लिए 15 मार्क्स में वो डाल देता है कई बार। ठीक है ना। तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। शेयर्स का 12th के लेवल का क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चन बेसिकली आप 12th में 6 नंबर में करते थे, वही क्वेश्चन 15 नंबर में डालता है इंस्टीट्यूट अक्सर। ठीक है ना। तो पढ़ते क्या कहता है,
Pony and Pal Garments Limited invited applications for issuing 20,000 equity shares of rupees 10 each. एप्लीकेशन पे 1 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए। मतलब आप देख लो, सिंपल इशू एट पार है, सिंपल इशू एट पार है, कोई प्रीमियम वगैरह का लफड़ा नहीं है, और उसने ब्रेकअप भी बता दिया पूरा। अच्छा, इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। दूसरा जो डराने वाला या आपको तंग करने वाला पॉइंट होता है वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का, जहां वो प्रोराटा डाल देता है। वो भी नहीं है यार, इसमें सिंपल 20,000 शेयर इशू करे हैं और ये फुल्ली सब्सक्राइब हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब नालायकों की कहानी शुरू हो रही है। वो कह रहे राम टू हुम 200 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड, अब बस लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हमने तुरंत इसके 200 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फिर अगला नालायक शाम, टू हुम 300 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड, ध्यान से पढ़ लेना, आफ्टर फर्स्ट कॉल। मतलब जिसने जो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, हम तुरंत उसके शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, ये याद रखना, क्योंकि जब आगे एंट्रीज होगी तो आपकी ऑर्डर वो चलेगा आपका, ठीक है। अच्छा, आफ्टरवर्ड सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, उसके बाद फाइनली हमने फाइनल कॉल मंगवाया। अब अगला नालायक, तीसरा नालायक मोहन, टू हुम 100 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसके शेयर्स भी फॉरफिट कर दिया। ऑब्वियस ही बात है, अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल क्योंकि लास्ट ही था, तो उसके बाद हमने फॉरफिट कर दिए होंगे। उसके बाद ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप। मतलब यहां ऐसा भी नहीं कि प्रोपोर्शनेट या कुछ कम शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, सारे के सारे जो फॉरफिट करे ऊपर हमने शेयर्स पूरे रीइश्यू हो रहे हैं 9 रुपए पर शेयर पे, फुल्ली पेड अप, मतलब 10 रुपए पे पेड अप इशू हो रहे हैं 10 रुपए पे। इसका मतलब रीइश्यू डिस्काउंट पे हो रहा है, कितने रुपए के डिस्काउंट पे हो रहा है, 1 रुपए के डिस्काउंट पे हो रहा है। बस जर्नल एंट्रीज करनी है यार आपको, मतलब कुछ नहीं है। आओ स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सीधा जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें मतलब कोई डायग्राम वगैरह मैं कुछ नहीं बना रहा, क्योंकि इसमें है ही नहीं जरूरत। सीधा सीधा एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब ऑब्वियस सी बात है, बार बार नहीं बोलने की जरूरत कि भाई फॉर्मेट नरेशंस, इसका बस जरूर ध्यान रखना है। तो टोटल कितने शेयर्स इशू करे सर, 20,000 शेयर्स इशू करे थे और पूरे सब्सक्राइब भी हो गए थे। 20,000 इंटू एप्लीकेशन पे 1 रुपए, तो एप्लीकेशन पे आया 20,000 रुपया। फिर जब अलॉटमेंट का दिन आएगा तो दो चीजें होंगी, एक तो एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा, तो वो एंट्री कर लेते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटर है कि आप पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखो, बट ये भी चल जाएगा, 20,000 रुपए। और दूसरा जो काम अलॉटमेंट के टाइम ही होगा वो क्या होगा, हम अलॉटमेंट का पैसा भी ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो कितने, 20,000 शेयर्स थे और अलॉटमेंट पे है 2 रुपए है, 1 2 3 4 ऐसे ही है, तो 2 रुपए अलॉटमेंट पे है, टोटल कितना पैसा ड्यू हो गया, 40,000। हाँ, लेकिन अब बस ध्यान रखना कि एक नालायक था जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करो, या तो आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन मत करो। तो आप जैसा बोलोगे मैं भी वैसा करूंगा, बट एक कुछ करेंगे, आप जैसा बोलोगे। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट का यूज करना है या नहीं करना, आप लोग जैसा बोलोगे मैं वो करूंगा। करना है कि नहीं करना, हाँ कि ना, करना है, ठीक है। क्या बोला, सॉरी माधव, आपने हाँ नो बोला, यस बोला, यस बोला ना। तो मेरा भी एक्चुअली पर्सनल वो रहता है, बायस है मेरा, कि मैं प्रेफर करता हूं कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट यूज करना, क्योंकि बाद में फोर फीचर की एंट्री सिंपल हो जाती है। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो, तो यहां तो 40,000 रुपए फिर अब पूरा क्रेडिट हो जाएगा,
और कितनी शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, क्या बोला था उसने, पहला नालायक राम था, उसके पास कितने शेयर्स थे, 200 शेयर्स, तो हमें 200 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। तो 200 शेयर्स पे हमें 200 रुपए का पैसा, कितना, 2 रुपए का, सॉरी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो 200 इंटू 2 हो गया 400, मतलब बचा हुआ 39,600 रुपीज जो है वो हमको मिल गया होगा। ठीक है ना। अगर आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन ना करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 39,600 आ जाता। चलो अब बताओ कौन बताएगा अगली एंट्री क्या होगी। फॉर टीचर। वेरी गुड, हाँ, बस अब यही ऑर्डर बस याद रखना कि जिस ऑर्डर में बोला है उसी ऑर्डर में एंट्री होगी, तो बिल्कुल सही। अब हम इसको फॉरफीट करेंगे। चलो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट आप लोग बताओगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये भी आप बता दोगे मेरे को। और क्योंकि अब हमने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करा है, तो टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ये अमाउंट मैं बता दूंगा क्योंकि ऊपर ही है 400 रुपए। बाकी बताओ शेयर कैपिटल में कितना, 200 शेयर्स पे कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो हाँ कितनी कॉल्ड अप फेस वैल्यू है, हाँ बस गलत गलत, यही गड़बड़ कर दी ना। अलॉटमेंट तक, हम अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट कर रहे हैं, मतलब आगे का पैसा तो मंगवाया ही नहीं अभी। तो सॉरी, फोरफीचर, हाँ फोरफीचर तक 1 रुपए का एप्लीकेशन है प्लस 2 रुपए का अलॉटमेंट है, बस इतना ही तो पैसा मंगवाया है अभी तक हमने, तो 600 रुपए। और मिला क्या है इसमें से हमको, 200 शेयर्स पे 1 रुपए का बस एप्लीकेशन ही तो मिला है, बस 200 रुपए। देखो एंट्री मैच हो गई। तो इसी बात का ध्यान रखना है, बस यही गलतियां होंगी आपसे। चलो ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। चलो छठी एंट्री पे आ जाओ। अब अगला फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो इक्विटी शेयर बेस्ट होगा लिखना, बट चलो अभी शॉर्ट में लिख देते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छी बात क्या है, कोई प्रीमियम का चक्कर ही नहीं है कहीं पे भी, ना तो इशू और अलॉटमेंट के टाइम कोई प्रीमियम, ना ही कोई फॉरफीचर में प्रीमियम का चक्कर, वेरी सिंपल। बस गलतियां यहां पे होगी। अब कैलकुलेशन बताओ आप, एप्लीकेशन पे है 3 रुपए, सॉरी फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने मल्टीप्लाई होंगे मुझे बताओ। हाँ, तो हमने 20,000 शेयर्स इशू करे थे, लेकिन इसमें से कितने फॉरफीट हो गए, 200 शेयर्स तो फॉरफीट हो गए, तो 19,800 रुपीज पे हम लोग अब पैसा मंगवाएंगे। तो कितना आता है 19,800 इंटू 3, तो यार है 59,400। 59,400। ठीक है सर। इसके बाद अब मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन अब हमें पता ही है भाई सारी इंस्टॉलमेंट में नालायक बैठे हैं, और ऊपर वंस हमने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन कर दिया, अब हमारी, पढ़ा होगा आपने कि अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी यूज कंसिस्टेंटली, तो एक बार यूज किया तो हर बार यूज करना है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहां तो 59,400 हो गया। मुझे फटाफट कौन बताएगा फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, कौन नालायक था, शाम था, उसके पास 300 शेयर्स थे, तो 300 शेयर्स पे 3 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो कितना पैसा नहीं मिला, 900 नहीं मिला, तो कितना मिला इसका मतलब 58,500, 58,500 सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या होगी। वेरी गुड, अब इनको भी फॉरफीट करेंगे भाई, हम बड़े कठोर हैं भाई, स्ट्रिक्ट है, हम तुरंत फॉरफीट कर देते हैं, करो भाई। तो एंट्री तो पता ही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। बस ध्यान रखना भाई, कॉल्स इन अरियर्स ऊपर ओपन करा है तो फॉरफीचर में भी यूज करना पड़ेगा, ऊपर ओपन नहीं करा तो फॉरफीचर में भी यूज नहीं करना, मतलब कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो कितने 300 शेयर्स पे, अब सोच के बताना कॉल्ड अप कितना अमाउंट है, अब गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, 1 रुपए का एप्लीकेशन, 2 रुपए का अलॉटमेंट, 3 रुपए का फर्स्ट कॉल, इतना ही मंगवाया है, तो सही, टोटल 6 रुपए। कितना मिल गया इसमें से, 1 रुपए का एप्लीकेशन मिल गया, 2 रुपए का अलॉटमेंट मिल गया, तो 3 रुपए मिल गया।
और कॉल्स इन एरियर्स तो हमने ऊपर निकाल ही रखा है, कितना नहीं मिला, 900 रुपए नहीं मिला इन पे। तो देख लो 900, 900 और 1800, कैलकुलेशन सही होगी तो एंट्री अपने आप ही टैली कर जाएगी। ठीक है सर, ये हो गया। नेक्स्ट है 9th एंट्री, अब सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो फिर से ध्यान से, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? हाँ, तो 19,800 तो थे ही, इसमें से और 300 शेयर्स फॉरफीट हो चुके, तो अब बेसिकली 19,500 शेयर्स बचे और फाइनल कॉल पे 4 रुपए है। तो बेसिकली 19,500 इंटू 4, तो ये आ रहा है 78,000। ठीक है, कोई भी अमाउंट में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, किसी भी एंट्री और अमाउंट में कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो बता देना प्लीज। चलो, मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, और वही, क्योंकि अभी भी यहां पे भी बैठा है एक नालायक, उसने पैसा नहीं दिया हमको, तो यहां पे भी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट आएगा टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हम मोहन को जो फर्स्ट मतलब 100 शेयर से बात, हाँ, कितने शेयर हैं? मोहन के पास 100 शेयर। हाँ, तो 100 शेयर हैं, ये रहा मोहन। तो 100 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं मिले, तो कॉल्स इन एरियर्स में कितना आएगा? 100 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं मिले, तो कितने हो गए? 400, बचे हुए मिल गए 77,600 मिल गए। सिंपल, ठीक। बस अब क्या है, इसके भी शेयर फॉरफीट करने, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो ये तो पता ही है 400 रुपए है। चलो, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 100 शेयर इंटू, अब फुल्ली कॉल्ड अप हो चुका है यहां तक, तो पूरा ही 10 रुपए मंगवा चुके हैं, 1000। इसमें से कितना मिल गया? वैसे तो बैलेंस भी निकाल सकते हो, बट ताकि कैलकुलेशन टैली होते रहे, कितने पैसे मिल चुके? 1 रुपए का एप्लीकेशन मिल गया, 2 रुपए का लॉट मिल गया और 3 रुपए का फर्स्ट कॉल मिल गया, तो टोटल कितना मिल चुका? 6 रुपीज मिल चुका। तो इससे क्या है कि कैलकुलेशन हमारी टैली होती रहेगी कि 1000, 600, 400 एंट्री मैच हो गई। बस ये हो गया। अब बस 2 एंट्री बची, रीशू और कैपिटल रिजर्व। तो रीशू करा दो भाई, सारे ही शेयर्स रीशू कर दिए भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे रीशू करे थे, हमने पढ़ते वक्त बोल दिया था, तो डिस्काउंट कहां पे डेबिट करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फटाफट से कौन मुझे गिन के बताएगा टोटल कितने शेयर्स आ रहे हैं फॉरफीचर जो हैं? 100 ये थे और 300 ये थे, 400 हो गए और 200 ये थे, शायद 600 है ना? हाँ, 600 शेयर्स टोटल हो गए, सारे ही रीइशू हो रहे हैं 9 रुपए पे। तो बैंक अकाउंट में 600 शेयर्स 9 रुपए के हिसाब से, डिस्काउंट हो गया 600 शेयर्स पे 1 रुपए का, और फुल्ली पेड अप बोल रहा है तो 10 रुपए पूरे पेड अप। तो ये हो गया 5400, 600 एंड 6000। और फाइनली 13वीं एंट्री, 13 मतलब 13 एंट्रीज हो गई। कैपिटल रिजर्व की एंट्री देख लो, अगर होगी भी क्या? हाँ, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो अमाउंट देखो कितना आएगा, आसान है भाई, सीधा बस अब देख लो शेयर फॉर फीचर में कितना बैलेंस बच गया, क्योंकि सारी शेयर रीइशू हो गए, कोई प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में टोटल कितना क्रेडिट करा, उसमें कितना डेबिट करा, बैलेंस कितना बचा देख लो। बस थोड़ी 3 एंट्रीज हैं तो ध्यान से देखना पड़ेगा। तो 200 रुपए ये है, याद रखना, कोशिश करना 200 रुपए ये प्लस 900, 200 प्लस 900
प्लस 600, तो 200 प्लस 900 प्लस 600, तो 200 प्लस 900 प्लस 600 माइनस डेबिट कितना, हाँ 600 रुपये माइनस, तो ये सिंपल सिंपल 1100 बचा। तो कोई चक्कर ही नहीं, मैंने बोला था ना आसान क्वेश्चन है यार ये, 15 नंबर का क्वेश्चन है, बता दो, दुआ करो सर 15 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही हमारे भी पेपर में आ जाए, उछल उछल के हम कमाएंगे 15 मार्क्स। ठीक है ना, एग्जाम में आप ये वर्किंग में दिखा देना कि कैपिटल रिजर्व आपने कैसे निकाला, सिंपल वही प्लस माइनस करके आप वर्किंग में दिखा देना। ठीक है, तो बस डन हो गया, कार्यक्रम की समाप्ति, वर्कशीट हमारी इतनी ही थी। ठीक है ना, यस सर। चलो